बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइक हमीद अहमद, EPCF कंडीशन, ऑफिस सेक्रेटरी, औरंगी टाउन, कराची 41। मेरी ज़बानी मेरी कहानी। 1971 की जंग और सतूब ढाका ढाका सितंबर 1965 की जंग से ज़्यादा बड़ा अलमिया है। ये इतना बड़ा सांचा था जिसने सारी मुस्लिम दुनिया के लोगों को हिलाकर रख दिया। कलमकारों ने पाकिस्तान के तकसीम हो जाने के इन वाक़यात को तरफ और दुख के साथ अपनी तहरीर का मजमुआ बनाया। 1971 की जंग, ढाका का जवाल और अपनों के हाथ इज्जत, माल और जान का लुट जाना ऐसा सांचा था जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसके मुतालिक सारी दुनिया के अहले कलम ने इस मौजमा को बहुत कुछ तहरीर किया। इस होनियाक वाक़या में सबका पाकिस्तान का कोई शहर महफूज नहीं था। कोई शहर महफूज नहीं था। आइए हम अपने ही शहर पार्वतीपुर को देखते हैं। दिन तो मुझे याद नहीं, हाँ तारीख याद है। 10 मार्च 1971 को शाम 4 बजे जिंदगी और मौत का सफर तय करता हुआ चीटा गांव से पार्वतीपुर पहुंचा था। यहाँ भी लोग सहे सहे से नजर आ रहे थे, क्योंकि पार्वतीपुर में जितना खानदान थे तकरीबन सभी का कोई न कोई पार्वतीपुर से बाहर मुलाजमत करता था। चूंकि ये पहली ट्रेन थी जो चिटागांव से पार्वतीपुर पहुंची थी। लोग अपनों को लेने के लिए स्टेशन पर हजारों की तादाद में मौजूद थे। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि तकरीबन 75 से ज़्यादा फैमिली ढाका और चिटागांव साउथ बंगाल से नॉर्थ बंगाल आ रहे थे। रास्ते में बंगालियों ने ट्रेन रोक कर ना जाने कितने को मार डाला है। बहादुराबाद घाट पहुंचे तो मर्द की सूरत में सिर्फ चंद लोग नजर आते, ज्यादातर बच्चे और खातून देखने में नजर आए, जिनका ताल्लुक दिवर इलाकों से था। जब मैं पार्वतीपुर पहुंचा तो हम सिर्फ 2 आदमी जिंदा बचकर घर पहुंचे। वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस वक्त हम पार्वतीपुर स्टेशन पर उतरते हैं तो लोगों का एक हजूम मौजूद था। सब के सब अपने प्यारों को लेने के लिए आए हुए थे। लोग एक डब्बा से दूसरे डब्बे की तरफ भाग रहे थे और अपने प्यारों का नाम लेकर पुकार रहे थे, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। औरत धारे मार मार कर रो रही थी, मगर इन्हें कौन बताए कि दुश्मनों ने इनके प्यारों को जान ले लिया है। इन्हें कौन बताए कि इनके साथ कितना भयानक खेल खेला गया है। मैं प्लेटफार्म से निकलकर रिक्शा पर सवार होकर घर पहुंचा। घर वालों ने देखकर हैरान रह गए और मैं अपने गम को बर्दाश्त न कर सका और मां से लपटकर रोने लगे। इस वक्त तक पार्वतीपुर में नाखुशगवार वाक़या रोनुमा नहीं हुआ था, लेकिन चंद ही दिन गुजरे थे
कि 23 मार्च की सुबह पार्वतीपुर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी परचम उतारने पर बंगालियों से झगड़ा बढ़ते ही गया और देखते ही देखते तमाम शहर रेलवे गाड़ी बंद हो गए। एक शहर का दूसरे शहर से रास्ता बिल्कुल मुंतका हो गया, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी फैलने लगी। इसी दरमियान अचानक खबर मिली कि दिनाजपुर में बंगालियों ने तमाम उर्दू बोलने वालों को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर लोगों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी ये सदमा बर्दाश्त भी न कर पाए थे कि खबर मिला कि संटाहार में भी बंगालियों ने तमाम उर्दू बोलने वालों को, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, मर्द, औरत को कत्ल कर दिया है। ये खबर लोगों के लिए क़यामत से कम ना थी, जिसकी वजह से पार्वतीपुर में कशीदगी फैलने लगी। हर कोई एक दूसरे से यही बातें करता कि तमाम शहर से रास्ता पहले ही कटा हुआ था। एक खून का सहारा था, वो भी काट दिया गया। किसी की खबर नहीं मिल रही थी। जो जहां मौजूद था वही मशहूर होकर रह गया था, और अगर किसी ने इलाके से बाहर जाने की कोशिश की तो वो मारा गया। जिंदा बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल था। बंगालियों ने आए दिन पार्वतीपुर पर देहात से फायरिंग शुरू कर रखी थी, जिसकी वजह से लोगों को रात भर जागकर पहरा देना पड़ता था। पहरे का इंतजाम किया गया, मगर ईपीआर के सिपाहियों ने इसे कामयाब होने नहीं दिया। इसी दरमियान अचानक खबर मिली कि बंगाल थाने के सिपाही ने बगावत कर दिया है। सारा थाना लूट कर फरार हो गए हैं और भागते हुए तमाम उर्दू बोलने वाले सिपाही को मार डाले हैं। इस वाक़या ने लोगों में खौफ व हिरासत पैदा कर गई है। इसी दरमियान बुजुर्ग कमेटी ने एक बड़ा काम किया था, जवानों को कंट्रोल में रखा, शहर में किसी किस्म की बदवानी फैलने में नहीं दिया, जिससे जनाब अब्दुल वदूद साहब, अस्वेर साहब का नाम काबिल जिक्र है। इनकी हिम्मत और बहादुरी को दांत देना चाहिए। अगर पार्वतीपुर के हीरो का ताउन किया जाए तो ये नाम सरफहरिस्त आएगा। अभी हम लोग संटाहार, दिनाजपुर के दिल हिला देने वाली वाक़ात से समझ भी ना पाए थे कि सुबह शादी के वक्त अचानक जालिमों ने रॉकेट और तोप के गोले से पार्वतीपुर पर हमला कर दिया। इस वक्त सारा शहर सो रहा था। गोला और रॉकेट गिरने से तमाम लोग घरों से बाहर निकल आए। अफरा तफरी फैल गई। सारा शहर महफूज मुकाम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। ये सिलसिला दिन के 12 बजे तक जारी रहा। नौजवान मुकाबले के लिए तैयार खड़े थे, मगर असला ना होने की वजह से कुछ न कर सके। सैदपुर इतला मिली के सैदपुर आर्मी कैंप में बंगाली फौजियों ने बगावत कर दिया है, मगर पाक आर्मी के नौजवान इस बगावत को कुचल डाला है। इन बागी फौजियों ने भागकर पार्वतीपुर पर हमला कर दिया है। हम चंद साथियों के साथ तालाब के किनारे खड़े होकर रॉकेट के गोले को देख रहा था, जो कि सारा तालाब में
गिर रहा था। इसी दरमियान रॉकेट का गोला आस मोहम्मद गोशवाला के बराबर वाले मकान में आंगन में गिरा और रॉकेट का गोला गिरते ही मकान के अंदर से चीख व पुकार की आवाज आने लगी। हम भाग कर इनके घरों पहुंचे, देखा कि इनकी जवान बेटी जो आंगन में बैठी हुई थी, रॉकेट का टुकड़ा इसके पेट को जख्म कर गया था, जिसकी तकलीफ से वो चीख रही थी। अपने ऐसे हालात में लोग इसे कहाँ लेकर जाते। सारा शहर हंगामे की लपेट में था। लोग इधर इधर पनाह की तलाश में भाग रहे थे। वो कह रही थी और फिर इसने हम लोगों के सामने दम तोड़ दिया और बंगालियों गोला बारी करते करते हुए नए बाजार में दाखिल हो गए और इन्होंने लूट मार शुरू कर दिया। नया बाजार, मलिक पट्टी वगैरह के सारे लोग खाली हाथ घर से भागकर पावर हाउस, कालीबाड़ी और नील कॉलोनी में पनाह लेने आ गए। लोगों का पास कोई हथियार न होने की वजह से सब के सब एक जगह मशहूर होकर रह गए थे और जिसके पास हथियार मौजूद था वो भी तो इनके पास कारतूस नहीं थी। मैं अपने चंद साथियों को साथ लेकर कालीबाड़ी पहुंचा तो एक साहब के हाथ में बंदूक देखकर कुछ हिम्मत हुई। मैंने कहा, जनाब आगे बढ़े कर दुश्मन का मुकाबला करे। मौजा ने एक सर भरी कर कहा, बेटा 30 गोलियां थी, वो सब की सब खत्म हो गए, सिर्फ 2 गोली बचे हैं, वो मैंने संभाल कर रखा है। अगर जरूरत हुई तो खुद को खत्म कर लूंगा, मगर दुश्मनों के हाथ से मरना नहीं चाहता। लोग झुंड के झुंड भागते आ रहे थे। रास्ते में एक दोस्त से मुलाकात हुई। कहने लगा, इसकी ज़बानी मालूम हुआ कि शेख साहब के घर पर इतने गोले बरसाए गए कि उधर दीवार छली हो गए। जो लोग वहां से निकल गए वो बच गए, जो ना आ सके जालिमों ने बुरी तरीके बेदर्दी से मार डाला। पार्वतीपुर के तमाम लोग एक जगह मशहूर हो गए थे। आखिर ये फैसला हुआ कि सब लोगों को पैदल सैदपुर की जानिब चलना चाहिए। खवा कुछ भी हो, नौजवान आगे बढ़कर चलने की पेशकश की। फैसला किया गया कि औरत, बच्चे, बूढ़े सब दरमियान में होंगे। आगे सिर्फ नौजवान जो हर सूरत में दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार होंगे। अभी ये सिलसिला चल रहा था कि अचानक मगरिब के तरफ से फायरिंग की आवाज आने लगी। फायरिंग की आवाज इतनी तेज थी कि कान का पर्दा हट जाए। चंद लम्हों में 2 जीप और एक ट्रक जिसमें पाक फौज के जवान बैठे थे आकर रुके। पूरा शहर मंडराकर इनके करीब आ गया। मैं खुद भी आगे आगे भाग रहा था। पाक फौज ने कुछ हथियार जवानों में तकसीम किया और कहा कि आप लोग अपनी हिफाजत खुद करें। गद्दारों ने बगावत कर दिया है। कालीबाड़ी के चौराहे पर जीप रुकी। इसमें 4 फौजी जवान मौजूद थे। उसने कहा, दुश्मन किधर से हमला कर रहा है?
कोई मुझे रास्ता बताए। मैंने अपने आप को इस काम के लिए पेश किया और मैं फौरन जीप में अपने दोस्तों को लेकर बैठ गया। जब हम जीप में सवार होकर महबूब नगर चिड़िया नदी के पुल पर पहुंच गए, जहां से दुश्मन हम पर फायरिंग कर रहा था। जीप से उतरकर मैंने बताया, इस सिम से गोली आ रही है। जीप से एक फौजी जवान उतरकर पुल के बीच में खड़ा हो गया और चारों तरफ का जायजा लेने लगा और कहा, बिल्कुल ठीक है, वाकया दुरुस्त। दरख्त के साथ 4 बंदे मौजूद हैं। अभी वो देख ही रहा था कि दुश्मनों ने फायरिंग खोल दिया। एक गोली सीधा आकर हमारे फौजी जवानों की रान पर लगा। चंद लोगों के लिए वो लड़खड़ाया या इसकी मदद के लिए दूसरे जवान जाने लगे, मगर उसने इसे मना कर दिया और फिर हिम्मत करके उठा और राइफल की नाली को आगे की तरफ किया और या अली रजी अल्लाह अन्हु ताला का नारा लगाता हुआ फायरिंग करते हुए दुश्मन की तरफ दौड़ गया। इसने दुश्मन को बिल्कुल समझने का मौका नहीं दिया और वो इसके करीब जा पहुंचा। 2 को साथ साथ जहन्नम रसीद किया और 2 को गिरबान से पकड़कर ले आया। अफरीन है सैयद, अफरीन ऐसे पाक फौज, ऐसे हिम्मत, सकावत और बहादुर पर हम अपने पाक फौज पर क्यों ना नाच करे। इसी दरमियान दूसरी जीप भी आ गए। वो जख्मी साथी को लेकर अस्पताल पहुंच गए। पार्वतीपुर में इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक लेडीज डॉक्टरनी खुर्शीदा बानो मौजूद थी। इसने नौजवान को मरहम पट्टी करके इसे फौरन सैदपुर मुंतकली कर दिया। अल्लाह बेहतर जानता है वो नौजवान शहीद हुआ या गाजी, इसका हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। दुश्मन जो हम पर हमला कर रहे थे भाग गए। दूर दूर तक हम लोगों ने इन्हें तलाश किया मगर वो ना मिले। चंद रोज तक इसी तरह शहर और देहात में खाना जंगी होती रही। भला आखिर आस्ता आस्ता हालात बेहतर होने लगे। लोगों ने सुकून का सांस लिया, गाड़ी चल पड़ी, बाजार खुल गए। हुकूमत ने आम माफी का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। एक दूसरों को दुश्मन 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 एक दूसरों को दुश्मन समझ रहे थे। बगावत की जो आग लगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता शुद्ध होते चले गए। हर तरफ सुकून नजर आने लगा। ठीक 9 माह बाद दुश्मन ने एक बार फिर बगावत कर दिया। बागियों ने गठजोड़ करके साथ मिलाकर मशरकी पाकिस्तान की तमाम सरहदों पर हमला कर दिया। एक मरतबा फिर मशरकी पाकिस्तान जंग की लपेट में आ गया। एक शहर का दूसरे शहर से रास्ता मुंतकिल हो गया। हिंदुस्तान हवाई जहाज ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के शहर पर बम बरसाना शुरू कर दिया। शहरी और सरकारी अमबोक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और शहरी आबादी को निशाना बनाने लगा। पाक फौज के जवान हर महाज पर डटकर मुकाबला करने लगा। पाक फौज के साथ EPCF, इस पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स के जवान शामिल हो गए और हर महाज पर दुश्मनों को
जहन्नम रसीद करते रहे। दिसंबर का महीना था, दिन तो मुझे याद नहीं, तकरीबन रात 11 बज रहे होंगे कि अचानक ये खबर मिली के पाक फौज ने हथियार डाल दिया। ये खबर सुनकर लोगों के पांव थले जमीन में निकल गए। मालूम हुआ मुफ्ती बैनी और इंडियन आर्मी पार्वतीपुर पर हमला करने वाले हैं। पूरा शहर घर छोड़ने के बाद सवाल व खाली हाथ अपने बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ गए। जमीन ट्रेन का इंतजाम पहले ही से शहर के मौजूदों ने कर रखा था, इसलिए बाजरिया ट्रेन पार्वतीपुर, सारी आबादी सैदपुर आ गई। पता चला कि हल्दीबाड़ी और महबूब नगर में बंगालियों ने लूट मार शुरू कर दिया है। ये खबर मिलते ही हम लोग परेशान हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, अभी चंदी गए गाड़ी चली हुई कि इंडियन आर्मी और मुफ्ती बहनी ने ट्रेन पर हमला शुरू कर दी। लेकिन ट्रेन नहीं रुकी, ट्रेन सैदपुर आकर रुकी। ये हम लोगों को बाद में मालूम पता चला कि जो लोग पार्वतीपुर में रह गए थे या छूट गए थे, इनको बंगालियों ने बड़ी बेदर्दी से मार डाला। सैदपुर आकर यहाँ भी आराम नसीब ना हुई, नए नए मसात पैदा होने लगे। अपनों ने आंख फेर लिए, कोई एक दूसरों को मददगार नहीं। तकलीफ और परेशानी बढ़ती चली गई और फिर हर रोज पार्वतीपुर से बंगाली सैदपुर आते और लोगों को परेशान करते। ये हर रोज का मामूल हो गया। इंडिया आर्मी इनका भरपूर साथ दे रहे थे। बंगाली जब किसी को पकड़कर ले जाते तो मुंह मांगा रकम मांगते, रकम ना मिलने पर मार डालते और इनकी लाश का पता भी नहीं चलता। कोई दिन बाकी नहीं होता था कि 2-4 नौजवानों को वो लोग पकड़कर ना ले जाते। शायद कोई खुश किस्मत नौजवान वापस आ जाता। जो इन लड़कों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों ने मुंह मांगा रकम बंगाली दलाल को देकर अपने बच्चों को इंडिया भिजवाना शुरू किया। लोगों के पास रही सही रकम भी खत्म हो गई। मेहनत मजदूरी के तमाम रास्ते बंद थे। सैदपुर में भीख मांगने वालों की तादाद में दिन बदन इजाफा हो गया। भूख, अपास और मौत की दीवार ने डेरा डाल लिया। लोग घरों के बर्तन और कपड़े भी बेचने लगे। ये तो अल्लाह का शुक्रिया है कि बावक्त रेड क्रॉस के आ जाने से लोगों की जान में जान आ गए। आज भी वो तमाम वाक़यात याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तमाम मंजर आंख के सामने घूमने लगता है। मेरी दुआएं हैं खुदा ऐसी मुसीबत और अजनियत किसी कौम पर न लाए। खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, जिसको हासिल करने के लिए हमने लाखों जाने कुर्बानी दिया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज
जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, 30 पंजाब जिंदाबाद, 12 एफ जिंदाबाद, 5 बलोच जिंदाबाद, EPCF ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स जिंदाबाद, हमीद अहमद EPCF ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस, जिसमें ज़्यादातर बिहारी थे और दूसरे पाकिस्तानीज़ थे, उनकी कुर्बानियों का भी आपको अंदाज़ा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह और भी इसी किस्म की जो वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अच्छी ज़िंदगी से नवाजे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे और इसको जो भी इसमें आजकल कमी पेशियाँ हैं उनको दूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।